बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमजद वड़ैच अपने यूट्यूब चैनल से आपके सामने हाजिर है। दोस्तों, आज मैं 3 इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर बात करना चाहता हूँ। एक तो ये जो सिलसिला है जो इस वक्त पाकिस्तान में बहुत बड़ी बहस शुरू हो गई है। उलमाए कराम ने जब गवर्नमेंट के साथ मिल के मसाजिद खोलने का फ़ैसला किया तो उसके नतीजे में दो तरह की ओपिनियन सामने आई हैं और बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की पोलराइजेशन हो रही है और एक्सट्रीम स्टैंड ले लिए दोनों जो मौक़िफ़ हैं उन्होंने। एक तो वो जो मसाजिद के हक़ में है खोलने के, और एक वो जो कहते हैं कि अभी वो स्टेज नहीं आई कि हम मसाजिद को खोलें और लोगों को ख़तरे में डालें। तो इसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, उलमाए कराम से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि देखें, अगला जो वक्त आ रहा है पाकिस्तान पे, दिन ब दिन ये जो फिगर शो हो रहा है, तादाद बढ़ रही है, नुकसान की जो अफेक्टी है उनकी भी बढ़ रही है, और जो शहीद हो रहे हैं लोग पाकिस्तान में कोरोना के नतीजे में उनकी तादाद भी बढ़ रही है। तो इसमें पहले ही पाकिस्तान में कोरोना हालांकि पूरी दुनिया में फैला है, लेकिन पाकिस्तान में जो इम्प्रेशन है, ये तासर है, जो बात होती है वो ये होती है कि पाकिस्तान तब तक कोरोना से महफूज था जब तक ईरान से ज़ायरीन नहीं आए थे। जब ईरान ने हज़ारों पाकिस्तानियों को बॉर्डर पे ला के फेंक दिया और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं थी कि वो उनको आने देते, और जब वो आ गए तो गवर्नमेंट उनको सही तरीके से हैंडल नहीं कर सकी और सिफारिशें भी चली, पैसे भी चले, बहुत वहाँ पे बॉर्डर पे भी तुफ्तान मिस मैनेजमेंट हुई। तो वहाँ से एक तो पहले जो लोग हैं वो आए और आगे फर्दर लोग अफेक्ट होना शुरू हो गए। दूसरा इल्ज़ाम जो है वो तबलीगी जमात पे आता है कि उन दिनों जब ये अभी इशू चल रहा था और खौफ था कि फैल जाएगा, ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो तबलीगी जमात वालों ने गवर्नमेंट की बात नहीं मानी, इज्तिमात भी करते रहे, जमातें भी रवाना की, वो गाँव गाँव करिया करिया मोहल्ला मोहल्ला वो रवाना हुए। तो ये लोगों ने, वो लोग जिनको आप लिबरल्स कहते हैं, उनको ये कहने का मौका मिल गया कि जी ये भी बायस बन रहा है कोरोना को फैलाने का। तो दोनों सूरतों में जो मजहबी तबकात हैं उनके ऊपर ये इल्ज़ामात आना शुरू हो गए। वो बेशक वो शिया फ़िरका से तल्लुक़ रखते हों या सुन्नी फ़िरका से, उससे कतई नज़र मजहबी तबकात थे जिनके ऊपर इल्ज़ाम। फिर एक और आया कि जी सऊदी अरब में जो लोग गए हुए थे हज और उम्रा के लिए, जो लोग सऊदी अरब में थे जो वापस आए हैं तो वहाँ से भी ले आए। तो ये जो इस तरह की बातें हैं, देखें पहले ही मजहबी तबका बहुत ही अंडर प्रेशर है इस वजह से, और नंबर जो है पेशेंट्स का वो बढ़ रहा है। और ये तय है कि पूरी दुनिया में एक ही बात है कि फ़िज़िकल डिस्टेंस जब तक नहीं होगा तब तक इसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, नहीं रोका जा सकता। तो मेरी अपील है कि खुदा के लिए इसमें ऐसा ना करें कि लोग जो है वो उनकी नज़र में आपका एहतराम ये ख़तरे में पड़े, या ये लगे कि आपको आवाम की सेहत और उन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है। बहुत जो दूसरे मामलात हैं जिनके नतीजे में नुकसान हो सकता है इंसानी जानों का, तो आप उसकी टेक केयर नहीं कर रहे और आप उस तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो इस पर ज़रा मुहतात हो जाए आप इस तरीके में, मेरी ये अपील। दूसरा इशू दोस्तों मैं जिसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ओवरसीज़ तलबा हैं पाकिस्तानी जो दूसरे मुल्कों में पढ़ रहे हैं। और फिर एक और इशू है जो कल हमने बात की थी कि पाकिस्तानी जो एलीट है, अशराफिया है, वो उसका चैरिटी के हवाले से किस तरह का रवैया होता है, इस हवाले से कल हमने बात की थी। तो इन दोनों इश्यूज़ पे हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेफिनेटली जो बेल का बटन है उसको भी क्लिक कर लें, ताकि यह कि हमारा जो आपका रब्ता है, कम्युनिकेशन हमारी और आपकी जो कनेक्शन है हमारा आपका, वो बड़ा वो एस्टेब्लिश हो। तो दूसरा इशू है जिस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ, जैसा कि मैंने पॉइंट आउट किया है। देखें, एक डॉक्टर MBBS डॉक्टर है राना अबू बकर साहब, उनका मुझे बड़ी डिटेल मैसेज आया है और उन्होंने ये पॉइंट आउट किया है। वो खुद डॉक्टर हैं और ख़ुद इस वक्त कोरोना का इशू जिस तरह वबा है वो उनकी तवज्जो मरीज़ों के ऊपर है, लेकिन उनकी तवज्जो बटी हुई है। वो कह रहे हैं कि किर्गिस्तान में हज़ारों पाकिस्तानी तलबा, बशकीक जो उसका कैपिटल है, वहाँ पे पढ़ने के लिए गए हुए थे। इस कोरोना के चक्कर में वहाँ पे वो फंस गए और रेंटेड हाउसेस में या हॉस्टल्स में रह रहे हैं, उनके पास पैसे भी कम हो गए हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और ना ही वहाँ पे जो पाकिस्तान की एम्बेसी है वो उनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही, और वो उनके पास चीज़ें भी खाने पीने की कम हो गई हैं। अगर उनको लेने के लिए बाहर निकलते हैं तो चीज़ें पहले तो मिलती ही नहीं हैं, अगर मिल भी जाएँ तो पुलिस वहाँ की वो उनको बहुत तंग करती है, या तो उनसे रिश्वत लेती है, पहले ही उनके पास पैसे नहीं है, और अगर रिश्वत नहीं लेती तो उनको भारी जुर्माने कर दिए जाते हैं अगर वो रिश्वत नहीं देते। दोनों सूरतों में वो बच्चे और बच्चियाँ बहुत वहाँ पे अपसेट हैं।
لیکن زیادہ اپسیٹ ہونے والی بات یہ ہے کہ خوراک بھی ان کے پاس کم پڑ گئی ہے، پیسے بھی کم پڑ گئے ہیں، نکل بھی نہیں سکتے، ایک قید کی زندگی وہ گزار رہے ہیں۔ تو زیادہ تشویش کی بات یہ ہے کہ نہ وہاں کی ایمبیسی اور نہ ہی گورنمنٹ آف پاکستان ان کی طرف توجہ دے رہی ہے، اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو طلبہ ہیں، ڈاکٹر رانا ابوبکر صاحب کہتے ہیں کہ صرف بشکیک کی بات نہیں ہے، پورا جو سینٹرل ایشیا اور رشین اور اس طرح کے بہت سے دیگر ملک، وہ کہتے ہیں اس طرف تو گورنمنٹ کی توجہ ہے یورپین ملکوں کی طرف اور مڈل ایسٹ کے ممالک کی طرف، وہاں سے تو لایا جا رہا ہے پاکستانیوں کو، لیکن یہ جو بچے ہیں، یہ یوتھ ہے، یہ ہمارا مستقبل ہے، ان کی طرف گورنمنٹ کی اس طرح سے کیوں توجہ نہیں ہے اور کیوں اس پہ امیڈیٹ ایکشن نہیں لے رہی؟ یہ تو ہے بھی پاکستان کے بالکل قریب پڑوس سے ان کو لے کے آنا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی طرف گورنمنٹ کی توجہ دلا دیں۔ ان کی اپنی بھی 2 بچیاں، اس لیے ان کو پتہ ہے سارے ایشو کا، کہ ان کی اپنی 2 بچیاں وہاں پہ اس سارے معاملے میں یہ ساری جو آپ کہہ لیں کہ پریشانی کی صورتحال ہے، اس کا سامنا کر رہی ہیں، اور اس کو فرسٹ ہینڈ ان کو نالج ہے ڈاکٹر رانا ابوبکر صاحب کو۔ تو ان کی یہ اپیل ہے گورنمنٹ سے کہ فار گاڈ سیک، یہ مستقبل ہے، یہ بچے اور پڑھے لکھے بچے ہیں، پڑھنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، واپس آ کے انہیں قوم کی خدمت ہی کرنی ہے، تو ان کی طرف بھی توجہ دیں۔ عمران خان صاحب، باقی ساری دنیا کا درد تو ان کے جگر میں ہے، تو ان بچوں کا درد جو ہے یہ اس کو بھی ذرا محسوس کریں کہ وہ بھی کسی کے بچے ہیں۔ تو یہ ایک اور جو کل ہم نے بات کی تھی، اس کی طرف میں آپ کی دوستوں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کل آپ کو ایک کہانی سنائی تھی، پاکستانی اشرافیہ کا جو سب سے بڑا خاندان ہے، اس کے بھی یعنی پاکستانی اشرافیہ کے سربراہ خاندان کے سربراہ کی کہانی سنائی تھی کہ کس طریقے سے پاکستان میں ہوتا ہے اور کس طریقے سے سخاوت اور چیریٹی کے بارے میں ان لوگوں کا کیا موقف ہوتا ہے۔ چونکہ اس وقت پاکستان میں بہت بڑا کویسچن زیر بحث ہے کہ گورنمنٹ کو جو کرنا پڑ رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے، گورنمنٹس کر رہی ہیں، پوری دنیا میں کر رہی ہیں، پاکستانی گورنمنٹ کو بھی کرنا چاہیے، لیکن گورنمنٹ کی لمیٹیشنز بھی ہیں اور ایکسیس کے بھی پرابلمز ہیں۔ ثانیہ نشتر صاحبہ تو کہہ رہی تھی پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھ کے کہ جو ان کے پاس ڈیٹا ہے، یہ لیٹسٹ انفارمیشن ہے، جو اپڈیٹڈ ان کے پاس ریکارڈ ہے، اس حساب سے ان سے بہتر کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کہاں پہ کون سا غریب ہے اور وہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، کون مستحق ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ گورنمنٹ کو سپورٹ کریں، گورنمنٹ کے پاس سب سے اچھا ڈیٹا ہے، لیکن میں اس بات کے الٹ بات کر رہا ہوں۔ وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں پاکستان میں جو بیسٹ ڈیٹا اویلیبل ہوتا ہے وہ یہ جو سیاستدان ہیں جو الیکشن لڑتے ہیں، وہ ایم این اے کا لڑتے ہوں، ایم پی اے کا لڑتے ہوں یا یونین کونسل کا لڑتے ہوں، ان سے زیادہ اچھا ڈیٹا اپنے لوگوں کا کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی یہ ہے کہ جیسا کہ کل ہم نے آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ جو اشرافیہ کے سربراہ خاندان کے سربراہ کی چیریٹی کی یہ صورتحال ہو کہ وہ سرکاری خزانے سے 50,000 کے سکے منگوا کے ہر ویکینڈ کو ہر جمعہ کی نماز سے اپنے جامع مسجد سے لے کے گھر تک لگی فقیروں کی قطار میں بادشاہوں کی طرح اشرفیاں بھر بھر کے مٹھی میں وہ فقیروں میں تقسیم کریں اور خزانہ سرکاری ہو اور کریڈٹ وہ اپنے آپ لیں۔ تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا، یہ پورے پاکستان کے اشرافیہ کا ہے، اور خاص طور پہ جو ہماری بزنس مین اشرافیہ اور ہمارا جو سیاستدان ہے اور ہمارا جو بیوروکریٹ جو ہیوز ہیں، وہ سارے ہیوز کی مائنڈ سیٹ یہ ہے۔ دیکھیں اس وقت کتنا بڑا کرائسس ہے، اتنا بڑا کرائسس انسانیت نے نہیں دیکھا جب سے کائنات بنی ہوگی۔ میں نہیں سمجھتا کہ پورے گلوب کے اوپر ایک یونیورسل کرائسس ہے، اور اس میں بہت زیادہ پرابلم یہ ہو گیا کہ انسان کو محدود ہونا پڑ رہا ہے اپنے گھروں میں، اس کے ارننگ بھی نہیں رہی، ریسورسز نہیں رہے، جو اس کے پاس جمع تھی وہ بھی لگتا جا رہا ہے، اور آگے مایوسی بھی پھیل رہی ہے۔ تو اس صورتحال میں جو ہیوز ہیں ان کو آگے بڑھ کے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، پوری دنیا میں کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں سارے لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں سمپلی ایک تھوڑا سا ڈیٹا اگر آپ سے شیئر کروں، پاکستان میں جو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کی سیٹیں ہیں، جو جنرل سیٹیں جہاں پہ کنٹیسٹ ہوتا ہے، وہ پاکستان میں 930 سیٹیں ہیں، 930 قومی اور صوبائی اسمبلی کی، اور ہر سیٹ کے اوپر کم از کم 3 بڑے پوٹینشیل میجر کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، اور ساتھ اگر دوسرے آپ لگائیں اندازہ کہ باقی اور کتنے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، تو کئی ایسی سیٹس ہیں جن کے اوپر 25 لوگ بھی الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن چلیں ہم 3 کو اگر لگائیں تو یہ اس کو 3 سے اگر ملٹیپلائی کریں تو یہ کوئی 2800 کے قریب لوگ بنتے ہیں پاکستان میں، جو بڑے پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں اور ہیوز ہوتے ہیں، جن کے پاس وافر پیسہ ہوتا ہے اور جن کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ الیکشن میں وہ بالکل کیئر نہیں کرتے کہ ان کا 1 کروڑ لگ گیا، 2 کروڑ لگ گیا، 5 کروڑ لگ گیا یا 10 کروڑ لگ گیا، بالکل کیئر نہیں کرتے۔ اور پاکستان میں
जनरल इलेक्शन में एक कौमी असम्बली के हल्के और सूबाई असम्बली के हल्के मिला के उनमें 5 से 15 करोड़ के दरमियान खर्च होता है। 5 से 15 करोड़, मैं ये फुल अथॉरिटी के साथ कह रहा हूँ, और बाद सूरतों में तो इससे ज़्यादा खर्च होता है, इससे कम 5 करोड़ से कम कहीं भी नहीं होता। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये अगर साथ देखें, जनरल जो रिज़र्व सीट्स हैं, जो ख़वातीन की सीट्स हैं और जो अक़लियतों की सीटें हैं, वो मिला के तो 1100 से ऊपर टोटल जो सीट्स बन जाती हैं। लेकिन मैं कहता हूँ उनको छोड़ दें, हालांकि वो भी सारे वो लोग हैं जो बहुत वेल ऑफ फैमिलीज़ के होते हैं, जो रिजर्व सीट्स के ऊपर आते हैं, वो पार्टी फंड्स देते हैं, 5-5 करोड़ 2-2 करोड़ पार्टी फंड्स दे देते हैं, टिकट लेने के लिए बड़े बड़े पैसे दे देते हैं। तो वो जो लोग हैं वो सारे के सारे, मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन में जब उस वक्त वोट मांगने जाते हैं तो सूरत हाल ये होती है कि हमें पता है, मुझे पता है कि कैंडिडेट साहब को ख़तरा पड़ गया। एक कैंडिडेट है, वो उसने गाड़ी ले ली है, डिग्गी भर ली है, 5-5 हज़ार के नोट हैं, और उसने गली गली महल्ले तकसीम करने शुरू कर दिए हैं। तो दूसरा कैंडिडेट भी आ गया, उसको पता चला है, तो उसने भी डिग्गी भर ली है, बैग्स गट्टू जिसको बोरियां होती हैं वो भर ली हैं, और उसने भी कहा है कि वो उसके बंदे भी पीछे पीछे उस तरीके से पैसे देना शुरू हो गया। और कोई नहीं ऐसे वो 5-5 हज़ार नोटों की वो ऐसे दे रहे हैं जैसे ज़बरदस्त, रास्ते में होटल में खड़े हैं, नशे बैठे हैं, चाय लोग पी रहे हैं, घरों को नॉक कर करके वो दे रहे हैं। तो जब पैसों की ये सूरत हाल है पाकिस्तान में, या यूनियन काउंसिल की अगर देखें, यूनियन काउंसिल की भी अगर, यूनियन काउंसिल के मुझे पता है कि यूनियन काउंसिल में 1 करोड़ से 5 करोड़ के दरमियान खर्च यूनियन काउंसिल के इलेक्शन में, और वहाँ भी अगर उसको पाकिस्तान में कुछ 6000 के करीब सीटें हैं, यूनियन काउंसिल्स हैं, तो एक में अगर 3 कैंडिडेट्स आप करें, मिनिमम इतने तो होते हैं जो बहुत ज़बरदस्त किस्म के वेल ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं। ऐसे भी हैं, मैं जानता हूँ जो सिर्फ ये बिल बोर्ड लगाने के 70-70 80-80 लाख खर्च कर देते हैं, जो सिर्फ पोस्टर छुपाने के, इस वक्त जब पिछले इलेक्शन में पाबंदियाँ थी बड़ियाँ शदीद, तो मुझे पता है ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने उस पर 80-80 लाख का बिल दे दिया अपने जो पोस्टर पैनाफ्लैक्स इस तरह की चीज़ों के ऊपर। तो इतना पैसा लोगों के पास जब है तो भाई, और इनके पास डाटा है, कंप्यूटर्स हैं जिनमें फीड किया हुआ है। जब इलेक्शन होते हैं हम सबको पता है कि हमारे जो कैंडिडेट्स हैं ये आखिरी रातों में जाके लोगों में पैसे तकसीम करते हैं उस वक्त, और वो पैसे इनके पास ऑलरेडी लिस्टें होती हैं, इनको पता है हर हलके में, हर गांव में, हर मोहल्ले में एक परमानेंट फहरिस्तें हैं उन लोगों की जो इलेक्शन में वोट डालने से पहले पैसे लेते हैं, और आखिरी रात उनको पैसे दिए जाते हैं, और दूसरे दिन उनको गाड़ियों में लाद के जाके वोट डलवाए जाते हैं। जो उनको ज़्यादा पैसे देता है उसको वोट देते हैं। तो ये जो गरीबों की फहरिस्तें हैं, सानिया निश्तर साहब आपसे ज़्यादा ये जो हमारे कैंडिडेट्स हैं इनके पास हैं। और अगर आप टोटल कैलकुलेट करें तो जनरल इलेक्शन और बल्दियाती इलेक्शन में कम से कम 400 अरब रुपए की जो एक्सपेंडिचर्स हैं सिर्फ कैंडिडेट्स के वो होते हैं। बाकी उनके जो सपोर्टर्स हैं उनके, और जो काउंसलर्स होते हैं जो और साथ उनके, मैं बिल्कुल इसमें शामिल नहीं कर रहा, जो उनके कैंपेनिंग के ऊपर सिर्फ अखराजात होते हैं वो कम से कम 400 अरब 200 अरब जनरल इलेक्शन के, कौमी सूबाई असम्बलीज के, और 200 अरब एस्टिमेट मेरा मिनिमम एस्टिमेट है वो जो बल्दियाती इलेक्शंस के ऊपर होते हैं। तो फॉर गॉड सेक आप लोग इससे मुबर्रा होके कि किसकी गवर्नमेंट है, कहाँ पे, आप लोग आगे क्यों नहीं है? जब इलेक्शन होता है तो उस वक्त तो बोरियां भर भर के ले आते हैं। अब मुझे पाकिस्तान में किसी जगह पे वो लोग नज़र नहीं आ रहे जो इलेक्शन में वोट लेने के लिए उस वक्त लोगों के पास बोरियां नोटों की भर के ले जाते हैं और सब कुछ उस वक्त करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन अब जब ज़रूरत है कौम को, अब जब गरीब आदमी को जेन्युइनली ज़रूरत है, जेन्युइनली, उस वक्त अब आगे नहीं आ रहे, अब कहीं पे आपका पता नहीं चल रहा। उस वक्त तो बड़ी वेलफेयर की बातें करते हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट अपील करना चाहता हूँ इन लोगों से, और अगर ये आप नहीं आते तो मैं गरीबों को ये कहूँगा कि फिर इनको जूते मारे अगले इलेक्शन, जब भी आपको मौका मिले तो इनको थप्पड़ मारे, जूते मारे, इनको घसीटें। जैसे वो पता है ना आपको, ये सेंट्रल एशिया की एक असम्बली का वहाँ पे क्या हुआ था, तो इन लोग फिर ये आपके जूतों के मुस्तहक हैं, फिर इनसे बिरयानी लेके वोट ना दें। तो ये टाइम है, इस वक्त पता चलना चाहिए कि ये लोग कितने मुखलिस हैं आपके साथ।